हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 12 फिजिक्स बुक 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टाइप गेस क्वेश्चंस, अति महत्वपूर्ण अनुमानित लघु उत्तरीय प्रश्नों को 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस 2023 12वीं बोर्ड्स की 2023 की वार्षिक परीक्षाओं के लिए डिस्कस करने जा रहा हूं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, इसके एसआई मात्रा को लिखें। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई एवं विद्युत विभव कैपिटल वी के बीच संबंध। कैपिटल ई बराबर -dV/dr या कैपिटल ई बराबर -dV/dx स्थापित करें। एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपिटल वी। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? विद्युत तीव्रता के एसआई मात्रक को लिखें। व्हाट डू यू मीन बाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? राइट इट्स एसआई यूनिट। विद्युत द्विध्रुव पर आधारित एक अन्य इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दें, इसके सूत्र को लिखें तथा एसआई मात्रक बताएं। डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट इट्स फार्मूला एंड इट्स एसआई यूनिट। अब क्वेश्चन नंबर 4, आवेश का पृष्ठ घनत्व या आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दें, इसके एसआई मात्रक को लिखें। डिफाइन सरफेस और वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, राइट इट्स एसआई यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5, यदि बराबर या समान धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनकी परिणामी धारिता 6 μF है, 6 माइक्रोफैराड है। यदि उन तीनों संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी परिणामी धारिता निकालें। इफ़ 3 equal capacitors are joined in series, their resultant capacity is 6 microfarad. If those 3 capacitors are joined in parallel, find their the resultant capacity. यह एक शॉर्ट टाइप प्रॉब्लम है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, और इसका उत्तर होगा 54 माइक्रोफैराड। मतलब समान धारिता के 3 संधारित्रों को समानांतर क्रम संयोजन में जोड़ने पर उनकी परिणामी धारिता या समतुल्य धारिता या कुल धारिता CP बराबर 54 माइक्रोफैराड, CP इक्वल्स टू 54 माइक्रोफैराड इसका आंसर होगा। और इस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन भी कर देता हूँ। एक बहुत ही आसान सूत्र या कहें ट्रिक फार्मूला का उपयोग कर, जिसकी सहायता से बहुत जल्द कुछ सेकंड्स में यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वह सूत्र है CP बटा CS इक्वल्स टू n², इसलिए CP बराबर n² गुने CS, जहाँ CS समान संधारित्रों को, यहाँ 3 समान संधारित्र हैं, संख्या n क्या है? समान संधारित्रों की संख्या, तथा CS
उन तीनों समान संधारित्रों को श्रेणी क्रम में सीरीज कनेक्शन में जोड़ने पर परिणामी धारिता टोटल कैपेसिटेंस है, तथा Cp जो हमें मालूम करना है, उन तीनों समान संधारित्रों को समानांतर क्रम संयोजन में जोड़ने पर परिणामी धारिता Cp है। P पैरेलल के लिए आता है और S सीरीज के लिए आता है। C द्वारा कुल धारिता को सूचित किया जाता है। Cp माने कुल धारिता है समानांतर क्रम संयोजन में, Cs कुल धारिता है, टोटल कैपेसिटेंस है श्रेणी क्रम संयोजन में, सीरीज कनेक्शन में। तो n कितना दिया है? n दिया है 3, समान संधारित्रों की संख्या n हो गया, और Cs कितना है? 6 माइक्रोफैराड। तब नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर, तो 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। इसलिए Cp समानांतर क्रम संयोजन में, संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता या परिणामी धारिता या कुल धारिता Cp बराबर 3 स्क्वायर 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइक्रोफैराड, दैट इज 9 इंटू 6 दैट इज 54 माइक्रोफैराड आंसर। 12th बोर्ड से एग्जामिनेशंस में प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन तथा समानांतर क्रम संयोजन पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिसे मैं इस वीडियो में आगे सॉल्व भी करूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध 16 ओम है। यदि उन्हीं दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध 3 ओम होता है। दोनों प्रतिरोधों को ज्ञात करें, दोनों प्रतिरोधों का अलग अलग मान ज्ञात करें। इफ़ टू रेजिस्टेंसेस आर ज्वाइंड इन सीरीज कनेक्शन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 16 ओम। इफ़ बोथ रेजिस्टेंसेस आर connected in parallel the equivalent resistance is 3 ohm. Find both resistances. यह एक प्रॉब्लम है जो कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन तथा समानांतर क्रम संयोजन पर आधारित है। सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस पर बेस्ड यह प्रॉब्लम है, शॉर्ट प्रॉब्लम। इसका आंसर होगा, दोनों प्रतिरोधों का अलग अलग मान होगा। R1 कैपिटल R1 इक्वल्स टू 12 ओम एवं कैपिटल R2 इक्वल टू 4 ओम। और इसका मैं सॉल्यूशन भी कर देता हूँ। प्रश्न में है कि दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध, उनका कुल प्रतिरोध या समतुल्य प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस 16 ओम है श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध का संकेत होता है RS। तो RS इक्वल टू फार्मूला होता है R1 प्लस R2, और ये RS का वैल्यू कितना है? बराबर 16 ओम है, इक्वल टू 16 ओम। समीकरण 1 मान लिया जाए। और यदि उन्हीं दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध 3 ओम होता है। मतलब समानांतर क्रम संयोजन में दो प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध या समतुल्य प्रतिरोध को Rp संकेत से सूचित किया जाता है, कैपिटल R और सफिक्स में P दिया जाता है। तो Rp इक्वल टू फार्मूला होता है Rp इक्वल टू R1 गुना R2 अपॉन R1 प्लस R2। और यह सूत्र कहाँ से प्राप्त होता है? दो प्रतिरोधों R1 एवं R2 के समानांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध के लिए व्यंजक होता है, सूत्र होता है 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और उसको हल करने पर Rp इक्वल टू R1 गुना R2 अपॉन R1 प्लस R2। और Rp का मान कितना है? दोनों प्रतिरोधों को समानांतर क्रम संयोजन में पैरेलल कनेक्शन में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम होता है। मतलब Rp की जगह 3 है। समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 2 को हल किया जाए तो R1 गुने R2 इक्वल टू हो जाएगा R1 गुने R2 बराबर है Rp गुने R1 प्लस R2, और Rp का मान कितना है? 3 है। तो 3 गुने R1 प्लस R2 बराबर है 3 गुना R1 प्लस R2 कितना है? श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान है RS इक्वल टू 16 ओम। तो R1 प्लस R2 की जगह 16, तो R1 R2 कितना आ गया? 16 इंटू 3 दैट इज 48 ओम। और इसलिए
R1 माइनस R2 भी प्राप्त हो जाएगा। R1 माइनस R2 इक्वल्स टू R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इजकल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। तो R1 प्लस R2 है 16 स्क्वायर, 16 है तो उसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 स्क्वायर माइनस 4 इंटू R1 R2 48, और इसका क्या हो जाएगा रूट अंडर, तो 16 स्क्वायर हो जाएगा 256। कौन सा फार्मूला हो गया, अलजबरा का फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इजकल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2, इसलिए R1 माइनस R2 बराबर रूट अंडर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, उसके जगह 16 हमने रखा, माइनस 4R1 R2, R1 R2 के जगह हमने 48 ओम रखा, यहाँ पर आया है, इसे समीकरण 3 मान लिया जाए। R1 R2 बराबर 48 ओम आ गया 48 ओम, तो R1 R2 की जगह उतना रखा 4 इंटू 48 ओम। अब 16 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 स्क्वायर 256 रूट अंडर, और ये क्या होगा R1 माइनस R2 का स्क्वायर जब हटाएंगे LHS से बायां पक्ष से तो RHS में रूट हो जाएगा, तो 16 स्क्वायर 256 माइनस 4 इंटू 48 कितना होगा 192, तो 16 स्क्वायर हो गया रूट अंडर 16 स्क्वायर 256 माइनस 4 इंटू 48 192, और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 260, 256 माइनस 192 64, और रूट भी है तो रूट अंडर 64 मीन्स रूट अंडर 64 का मतलब 8 हो जाएगा 8, तो R1 माइनस R2 का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया, इसे समीकरण 4 मान लिया जाए, इसे इक्वेशन 4 माना। अब समीकरण 1 में है जब दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था तो कुल प्रतिरोध का संकेत RS इजकल टू R1 प्लस R2 होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान उन दोनों प्रतिरोधों अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। R1 प्लस R2 इजकल टू 16 है, R1 माइनस R2 कितना आ गया 8 आ गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब समीकरण 1 एवं 4 को जोड़ दीजिए, जोड़ने से क्या होगा R2 प्लस R2 माइनस R2 कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने से R1 का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। तो एडिंग 1 एंड 4, अब 1 है यहाँ ऊपर में बोर्ड पर और 4 है नीचे में, इसको यहाँ पर लिख दिया जाए। 4 को R1 माइनस R2 इक्वल टू कितना हो गया 8, दोनों को ऐड करना है जोड़ना है, तो प्लस R2 माइनस R2 कैंसिल हो गया, R1 प्लस R2 कितना हो गया 2R1 हो गया, 16 प्लस 4 24, इसलिए R1 बराबर हो गया 24/2 डेट इज 12 ओम, 12 ओम आ गया R1 का मान, पहला प्रतिरोध का मान आ गया। अब इस R1 का मान किसी में रख दिया जाए, पहला इक्वेशन में रख दिया जाए या दूसरा में रख दिया जाए, R1 माइनस R2 इक्वल टू 8 में या समीकरण 1 में ही रखा जाए, किसी में रखा जाएगा तो मान आ जाएगा। तो R1 का मान हम समीकरण 4 में रख देते हैं लास्ट में, तो R1 इक्वल टू कितना है समीकरण 4 से, समीकरण 4 में R1 बराबर 12 ओम रखने पर क्या होगा, R1 का मान रखना है 12 ओम, तो समीकरण 4 क्या है R1 माइनस R2 इक्वल टू 8, तो R1 की जगह कितना हो गया 12 माइनस R2 बराबर है 8 ओम। अब R2 को RHS में ले जाया जाए दायां पक्ष में, और 8 को बायां पक्ष में LHS में, तो इसलिए R2 बराबर हो गया कितना 12 माइनस 8 इक्वल टू 4 ओम आंसर। तो मैंने शुरू में ही कहा था कि दोनों प्रतिरोधों का उत्तर होगा 12 ओम एवं R1 बराबर 12 ओम एवं R2 बराबर 4 ओम। इस प्रकार इस इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, यह भी एक प्रॉब्लम ही है, शॉर्ट आंसर टाइप। एक 16 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम इज इलोंगेटेड टू डबल इट्स लेंथ, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। और यह भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टाइप प्रॉब्लम है, जिसे इस टाइप का प्रॉब्लम 12 बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। बिहार बोर्ड 12th बोर्ड के एग्जामिनेशंस में भी इसे
इस टाइप का प्रॉब्लम 2010 के बाद 2010 से 2020 के बीच में कम से कम 2 बार, जहाँ तक मुझे याद है, पूछा जा चुका है। तो अब इसका सॉल्यूशन किया जाए, और इसके लिए एक बहुत ही ट्रिक फार्मूला मैं बताता हूँ जिससे इसका सॉल्यूशन एकदम तुरंत हो जाएगा। यहाँ प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में संबंध होता है कैपिटल R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहाँ रो क्या है, चालक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता है, किस मटेरियल का, किस पदार्थ का चालक तार बना है, लोहे का तार है कि तांबे का तार है कि एल्युमिनियम का तार है, तो उस पदार्थ की प्रतिरोधकता होती है। एल लंबाई है, प्रारंभिक लंबाई, ए एरिया है। अब तार की लंबाई दूनी करेंगे, लंबाई को दुगना करेंगे तो क्या होगा, तार पतला होगा। तार पतला होगा तो उसका रेडियस क्या होगा, घटेगा। तो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होता है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। रो तो कांस्टेंट होता है किसी मटेरियल के लिए, लेकिन ए चेंज करेगा उस सिचुएशन में, क्योंकि त्रिज्या चेंज करेगी, तार का व्यास परिवर्तित होगा। तार लंबा होगा तो तार का व्यास घटेगा, उसकी त्रिज्या भी कम होगी, घटेगी। तो अब इसको भी कांस्टेंट के रूप में लाने के लिए, जिससे कि आर का संबंध, प्रतिरोध का संबंध केवल लंबाई से ही रहे, इसमें न्यूमरेटर अंश तथा डिनोमिनेटर अंश तथा हर में एल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो उससे क्या होगा, एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए अंश तथा हर में, इस फार्मूला के RHS में R इक्वल टू रो एल अपॉन ए के। तो इससे क्या हो गया, R इक्वल टू रो एल गुने एल स्क्वायर हो गया। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम आयतन होता है, तार का आयतन। क्षेत्रफल गुने लंबाई, तार का क्षेत्रफल गुने लंबाई क्या हो गया, तार का आयतन। तो अगर लंबाई दुगनी भी की जाएगी, या लंबाई को 3 टाइम्स भी किया जाएगा, 4 टाइम्स भी किया जाएगा, 5 टाइम्स भी किया जाएगा, तो कोई अंतर, आयतन जो है उसका, तार का आयतन तो अपरिवर्तित रहेगा, नियत रहेगा। और किसी एक तार के पदार्थ के लिए, किसी एक तार के लिए रो का मान भी नियत है, इसलिए अब दोनों चीज़ नियत हो गया, रो और भी दोनों नियत हो गया। तो आर बराबर हम लिख सकते हैं, रो बाई भी कितना हो गया, के हो गया, के इंटू एल स्क्वायर, डैट इज आर समानुपाती हो गया एल स्क्वायर के। और इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो जाएगा, क्या मिल सकता है, R2/R1 इक्वल टू L2/L1 का स्क्वायर। इससे रिजल्ट मिलेगा R1 बराबर के इंटू L1 स्क्वायर। शुरू में प्रारंभिक लंबाई अगर L है तो R1 इक्वल टू, तार का प्रारंभिक प्रतिरोध R1 इक्वल टू के इंटू, समानुपाती चिन्ह की जगह के का उपयोग किया जा सकता है। तो R1 इक्वल टू के इंटू L1 स्क्वायर, और फिर लंबाई, नई लंबाई L2 हो गया, तो R2 इक्वल टू के अपॉन L2 स्क्वायर। तो तो क्या हो जाएगा, R2/R1 इक्वल टू L2/L1 का होल स्क्वायर। और इससे एक रिजल्ट हमको मिल जाएगा। अब यहाँ तो L2 बराबर 2L1 करना है, 2 टाइम्स करना है, तो एक जनरल फार्मूला मिल जाएगा, R2 बराबर R1 गुने एन स्क्वायर, जहाँ एन क्या है, कितना गुना लंबाई उसका बढ़ाया गया। तो इसलिए हमारा रिजल्ट हो गया। एकदम ट्रिक फार्मूला है, डायरेक्ट उस फार्मूला को याद रखें। हमने तो डिराइव कर दिया उस फार्मूले को, लेकिन उस फार्मूला को आप डायरेक्ट लागू करके इस प्रॉब्लम को कुछ सेकंड्स में बना सकते हैं। तो इसलिए रिजल्ट आ गया क्या, R2/R1, R2 नया प्रतिरोध है, R1 प्रारंभिक प्रतिरोध है, बराबर हो गया इस रिलेशन से R समानुपाती हो गया L का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर से। तो R2/R1 इक्वल टू L2/L1। L2 क्या है, नई लंबाई है, और यहाँ L2 कितना है, 2L1 है। यहाँ L2 कितना आ गया, 2L1। तो 2L1/L1, L1 से L2 कैंसिल हो गया, इसलिए R2/R1। यहाँ तो लंबाई क्या की गई, दूनी की गई, तो L2 के जगह 2L1 अपॉन L1 का होल स्क्वायर हो गया, L1 से L1 कैंसिल हो गया। अब आपका रिजल्ट बहुत जल्द आ गया, और ट्रिक फार्मूला यूज करते तो इससे भी जल्द आ जाता। तो इसलिए R2 नया प्रतिरोध है चालक तार का, R1 गुने 2 स्क्वायर बचा RHS में, 2 स्क्वायर मतलब 4 हो गया, 4 इंटू R1, 2 स्क्वायर R1 से गुना कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा गुना, तो 2 स्क्वायर 4 इंटू R1, और R1 का मान दिया है 16 गुने 4 बराबर है 64 ओम। तो चालक तार का नया प्रतिरोध कितना हो गया, 64 ओम हो गया, जब चालक की लंबाई को कितना कर दिया गया, दुगना कर दिया गया। तो नया प्रतिरोध कितना हो गया, 64 ओम। 16 ओम का प्रतिरोध है तो 64 ओम हो गया। 12 ओम का प्रतिरोध होता तो 12 गुने 4 ओम होता। एक बार बिहार 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन में ही 16 ओम के बदले में इसी प्रश्न को 12 ओम करके पूछा गया, तो उसका आंसर हो जाता है 12 गुने 4 48 ओम। तो यहाँ हो गया नया प्रतिरोध चालक तार का 64 ओम। और ट्रिक फार्मूला एकदम इसके लिए बता देते हैं, R2 इक्वल टू, इसी फार्मूला से निकल जाएगा, R2 इक्वल टू R1 गुने एन स्क्वायर। अब यहाँ एन क्या है, कितना गुना चालक तार की लंबाई को कितना गुना खींचा गया, तो यहाँ 2 गुना खींचा गया, एन इक्वल टू 2 होगा,
2 स्क्वायर R1 का मान कितना है, तार का प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है, 16 है, तो 16 गुने 4 64 ओम हो गया। अगर उस तार को 3 टाइम्स तिगुना खींचा जाता तो क्या होता, n इजकल टू यहाँ 3 हो जाता, 3 स्क्वायर हो जाता, और यहाँ R1 कितना था, R1 16 है, तो कितना हो जाता 16 गुने 9, तो कितना हो जाता 16 इंटू 9 144 ओम हो जाता उस सिचुएशन में। तो यह ट्रिक फार्मूला है R2 इजकल टू R1 इंटू N1। इसमें तो इतना समय भी लगा इसको सॉल्व करने में, इसे आप इसका यूज करके मतलब 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। केवल R1 का मान रख दिया जाएगा और n क्या है, जितना गुना तार की लंबाई को खींचा गया। अगर दो गुना खींचा गया तो n इजकल टू 2, तिगुना खींचा गया 3 टाइम्स तो n इजकल टू 3, 4 गुना खींचा गया तो n बराबर 4 हो गया। R1 उसका प्रारंभिक प्रतिरोध है। तो यह ट्रिक फार्मूला का आप इस्तेमाल करेंगे जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8, किरचॉफ के नियमों को लिखें। स्टेट किरचॉफ्स रूल्स। कभी कभी कुछ 12th बोर्ड के फिजिक्स के पेपर्स में, एग्जामिनेशंस में इसे पूछा जाता है किरचॉफ के वोल्टेज नियम को लिखें, स्टेट किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, या किरचॉफ के धारा का नियम को लिखें, या किरचॉफ के संधि नियम को लिखें जो कि किरचॉफ का पहला नियम है। और यहाँ किरचॉफ के नियमों को लिखें तो इसमें दोनों नियमों को लिखना होगा। इसे लघुत्तरीय प्रश्न में केवल नियम को पूछा जाता है, और किरचॉफ को नियमों का उपयोग कर किरचॉफ के नियमों को लिखें तथा इसका उपयोग कर वीट-टर्सोन सेतु के संतुलन की शर्त को प्राप्त करें। इसको मैंने VVI मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी गेस किया है, लेकिन केवल किरचॉफ के नियमों को लिखें यह लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाता है। या इसी में एक और भी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है या में इसी चैप्टर से, कार्बन प्रतिरोधक का कलर कोड क्या है, व्हाट इज कलर कोड ऑफ ए कार्बन रजिस्टर। या कभी कभी इस चैप्टर से एक दो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनको मैं बता देता हूँ, उसे भी आप लोग तैयार कर लेंगे। हालांकि उसे मैंने बोर्ड पर लिखा नहीं है। प्रतिरोधकता की परिभाषा दें तथा इसके SI मात्रक को लिखें। या प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, चालक या अर्धचालक की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह भी एक शॉर्ट टाइप लघु उत्तरीय प्रश्न है। या अपवाह वेग या अनुगमन वेग क्या है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपवाह वेग तथा विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित करें। कुछ बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में, 12th बोर्ड के एग्जामिनेशंस में यह भी आता है। किसी बोर्ड में 3 मार्क्स के डेरिवेशन में भी पूछा जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत से 12th बोर्ड में 3 अंक का भी होता है, तो उसमें डेरिवेशन पूछा जाता है। तो अपवाह वेग का विद्युत क्षेत्र से क्या संबंध होता है वह भी, या अपवाह वेग का विद्युत धारा से क्या संबंध होता है। तो ये कुछ चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हालांकि इस वीडियो में मैं केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन कुछ अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी की जानकारी देना भी ज़रूरी है, जिससे कि आप लोग उसे भी तैयार कर सकें। अब क्वेश्चन नंबर 9, बायोट-सवर्ट नियम को लिखें। स्टेट बायोट-सवर्ट लॉ। क्वेश्चन नंबर 10, एम्पियर का परिपथीय नियम को लिखें। स्टेट एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। क्वेश्चन नंबर 11, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को लिखें। स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ एवं लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर प्रत्येक के 2 गुणों के आधार पर लिखें। डिस्टिंग्विश बिटवीन डाईमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर 2 प्रॉपर्टीज। इसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तब उसमें कम से कम 5 गुण, उनमें कम से कम 5 गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करना होगा। जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ एवं लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर पूछा जाए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, तो कम से कम 5 गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करना होगा। वैसे लघु उत्तरीय प्रश्न में केवल अधिकतम 2 से अधिक नहीं, 2 गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करना होता है। और अलग से भी प्रत्येक का अलग अलग भी प्रॉपर्टीज पूछा जा सकता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुणों को लिखें, या अनुचुंबकीय पदार्थ के 2 गुणों को लिखें, या लौह चुंबकीय पदार्थ
के 2 गुणों को लिखें, तो अलग अलग भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि एक प्रॉब्लम है चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, शॉर्ट प्रॉब्लम, जिसे किसी भी 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, चाहे वो स्टेट 12th बोर्ड से एग्जामिनेशन हो, फिजिक्स का पेपर्स, या CBSE 12th बोर्ड हो, किसी बोर्ड में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान उदग्र घटक के मान का √3 गुना है, उस स्थान पर नमन कोण क्या होगा? तो यह फॉर्मूला है नमन कोण, पृथ्वी के किसी स्थान पर उसके चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, मतलब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH, कैपिटल B सफिक्स में कैपिटल H, एवं उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का उदग्र घटक जिसे कैपिटल B भी सफिक्स में भी संकेत द्वारा सूचित किया जाता है, उस रिलेशन पर आधारित है। और बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, tan डेल्टा बराबर होता है इक्वल्स टू BV/BH। BV पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का उदग्र घटक है, वर्टिकल कंपोनेंट है, तथा BH क्या है? पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, BH है। यहाँ प्रश्न में कहता है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान उदग्र घटक के मान का √3 गुना है, माने BH है, BH का मान क्षैतिज घटक है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का किसी जगह, वह उदग्र घटक का √3 गुना है, मतलब BH की जगह लिखा जा सकता है। और tan डेल्टा, डेल्टा क्या है? नमन कोण है, BH की जगह कितना? √3 BH बराबर है √3 BV, मतलब क्षैतिज घटक पृथ्वी के किसी जगह पर उसके उदग्र घटक का √3 गुना है, तो BH बराबर √3 BV से BV कैंसिल हो गया। tan डेल्टा इजकल टू 1/√3 का मतलब tan 30, देयरफॉर tan 30 डिग्री, देयरफॉर डेल्टा इजकल टू नमन कोण का मान कितना हो गया? 30 डिग्री। नमन कोण डेल्टा इजकल टू 30 डिग्री, इसका सॉल्यूशन हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। कभी कभी किसी बोर्ड 12th बोर्ड के किसी स्टेट बोर्ड या की परीक्षा में या CBSE बोर्ड की परीक्षा में कभी कभी उल्टा दे देता है, मतलब किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उदग्र घटक ही उस स्थान पर क्षैतिज घटक का √3 गुना है, तो नमन कोण क्या होगा? तो उस स्थिति में BV के जगह BV ही हो जाएगा √3 BH। उस स्थिति में उदग्र घटक ही क्षैतिज घटक का √3 गुना, तो BV बराबर √3 BH, तो BH कट जाएगा, तो tan डेल्टा कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा, √3 का मतलब tan 60, तो डेल्टा नमन कोण का मान 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा वहाँ पर। तो ऐसे प्रश्न के लिए इसी प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, यहाँ तो क्षैतिज घटक उदग्र घटक का √3 गुना है, अगर उदग्र घटक ही क्षैतिज घटक का √3 गुना होगा तो BV के जगह √3 BH ले लेने पर हमारा मान कितना आ जाएगा? नमन कोण का मान डेल्टा इजकल टू 60 डिग्री होगा। तो अभी प्रश्न पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में। अब इसी प्रश्न के या में दे सकता है अगर यह प्रॉब्लम पूछता है। अगर यह प्रॉब्लम नहीं पूछा जाता है तो पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। अब क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान IAV एवं शिखर मान I0 में संबंध स्थापित करें, अर्थात IAV इजकल टू 2I0/π। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान एवं शिखर मान में संबंध IAV इजकल टू 2/π गुने I0 होता है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत धारा वह शिखर धारा I0 का 2/π गुना होता है। एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू IAV एंड पिक वैल्यू I0 ऑफ AC। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेरणिक प्रतिघात से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस। या कभी कभी पूछा जाता है प्रेरणिक प्रतिघात के साथ साथ प्रतिबाधा भी, तो वह क्वेश्चन इस ढंग से पूछा जा सकता है, या AC परिपथ में प्रतिघात रिएक्टेंस या प्रतिबाधा इम्पीडेंस क्या है? व्हाट आर
रिएक्टेंस एंड इम्पिडेंस इन एन AC सर्किट। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों को लिखें। स्टेट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या इसके जगह पर लेंज का नियम को लिखें। स्टेट लेंज रूल, यह भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से ही, इसी चैप्टर से संबंधित है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में ही लेंज का नियम होता है। या कभी कभी इसे पूछा जा सकता है लेंज का नियम से संबंधित एक अन्य प्रश्न, व्याख्या करें कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। एक्सप्लेन लेंज रूल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। या तो लेंज का नियम को लिखें पूछा जाए, या व्याख्या करें कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर कैसे आधारित है, या फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों को लिखें। मतलब इन तीनों टॉपिक से कोई एक ही प्रश्न पूछे जाएंगे किसी भी एक 12th बोर्ड के फिजिक्स के पेपर में। इस चैप्टर से एक अन्य प्रश्न हो सकता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से, अनोन प्रेरण से क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय म्यूचुअल इंडक्शन। या अनोन प्रेरण किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। फैक्टर्स ऑन विच, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित है इसी चैप्टर से, भंवर धाराएं क्या हैं, इसके दो अनुप्रयोगों को लिखें। व्हाट आर ईडी करंट्स, राइट डाउन इट्स टू एप्लीकेशंस। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 के बाद विद्युत अनुनाद को समझाएं। एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। यह चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित है। LCR परिपथ में विद्युत अनुनाद उत्पन्न होता है जब उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, LCR परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का अधिकतम मान हो जाता है तो अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को नामांकित करें। नेम द एनर्जी लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कौन कौन से ऊर्जा क्षय होते हैं उनका नाम लिखना है। या इस प्रश्न को कभी कभी किसी 12th स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन के फिजिक्स के पेपर में पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षय को समझाएं। जिसे बिहार 12th बोर्ड के फिजिक्स में पेपर में पूछा गया था हाल में ही। तो ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षय को समझाएं। एक्सप्लेन कॉपर लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर। इस प्रश्न में ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को नामांकित करें। कितने प्रकार का ऊर्जा क्षय होता है तो उसमें सभी प्रकार के ऊर्जा क्षय को लिखना होगा, जो कि मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। वैसे 5 प्रकार का भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार के ऊर्जा क्षय ट्रांसफार्मर में होते हैं। तो उन सभी का नाम लिखना होगा। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर में केवल ताम्र क्षय क्या है तो ताम्र क्षय, कॉपर लॉसेस क्या है तो कॉपर लॉस को ही को एक्सप्लेन करना होगा। अब क्वेश्चन 20, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 2 गुणों को लिखें। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। या एक्स किरणों के 2 गुणों को लिखें। एक्स किरणें भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 21 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। शंट क्या है, इसके 2 उपयोगों को लिखें। व्हाट इज शंट, राइट इट्स 2 प्रॉपर्टीज। अब क्वेश्चन नंबर 22 जो इस वीडियो का अंतिम मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। नीचे दिए गए चित्र में चालक तार से होकर विद्युत धारा कैपिटल I दाईं ओर से बाईं ओर दर्शाया गया है चित्र में, राइट टू लेफ्ट प्रवाहित होती है। तार के ऊपर स्थित वृत्तीय लूप में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। यहाँ एक चालक तार है नीचे में, जिससे होकर विद्युत धारा I, इलेक्ट्रिक करंट I
दाईं ओर से बाईं ओर इस चालक में तार में प्रवाहित होती है, राइट से लेफ्ट में। तो इसके ऊपर एक वृत्तीय लूप है, एक तार का एक वृत्तीय लूप है। तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी यह दर्शाना है। तो इसमें दाहिने हाथ का अंगूठा नियम से, राइट हैंड थंब रूल से, इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा I के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम ज्ञात कर लेंगे। तो अगर हम दाहिने हाथ का अंगूठा नियम का उपयोग इसमें करें तो दाहिने हाथ के अंगूठा को चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में रखेंगे। तो जो अन्य 4 अदर 4 मुड़ी हुई अंगुलियां होंगी, मुड़ी हुई अंगुलियां किधर हैं? अंदर की ओर हैं, अंदर की ओर जा रही हैं। तो चालक तार में प्रेरित धारा की दिशा के कारण दाहिने हाथ का नियम से क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? अंदर की ओर होगी, मतलब अंदर की ओर या नीचे की ओर, तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। चालक तार जिस तल में है, यहाँ तो बोर्ड के तल में है, आपके केस में कागज़ का तल में होगा, तो नीचे की ओर या अंदर की ओर होगी। इसलिए इस चालक तार के ऊपर स्थित वृत्तीय लूप में धारा की दिशा कैसी होगी? धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी, जो चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो कि नीचे की ओर है या अंदर की ओर है, तल के लंबवत, उसका विरोध कर सके। इसलिए इस वृत्तीय लूप में, तार के ऊपर स्थित वृत्तीय लूप में धारा की दिशा कैसी होगी? धारा की दिशा होगी एंटी क्लॉकवाइज दिशा होगी, मतलब बायां दिशा होगी, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, ताकि यह चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का विरोध कर सके। इसलिए प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी वृत्तीय लूप में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, अर्थात बायां दिशा में होगी। अगर इसी चालक तार में इसी प्रश्न को अगर दूसरे ढंग से पूछा जाए कि चालक तार में धारा की दिशा बाईं ओर से दाईं ओर प्रवाहित होती है, तो उसके ऊपर स्थित वृत्तीय लूप में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? तो वैसी स्थिति में वृत्तीय लूप में धारा की दिशा कैसी हो जाएगी? किस ढंग से होगी? वह दक्षिणावर्त होगी, मतलब दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। क्योंकि जब दाईं ओर धारा प्रवाहित होगी, बाईं ओर के बदले, मतलब दाईं ओर से बाईं ओर चालक तार में धारा के जगह पर अगर लेफ्ट टू राइट, मतलब बाईं ओर से दाईं ओर प्रवाहित होगी धारा, तो चुंबकीय, इसके कारण फिर अंगूठा को रखेंगे चालक तार से प्रवाहित धारा की दिशा में, तो क्या होगी उस स्थिति में? मतलब अंगूठा को रखेंगे चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में, तो मुड़ी हुई अंगुलियाँ किधर हैं? मुड़ी हुई अंगुलियाँ बाहर की ओर आ रही हैं। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारावाही चालक के कारण, जब विद्युत धारा इसमें बाईं ओर से दाईं ओर, लेफ्ट टू राइट प्रवाहित होगी, तो वैसी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? वह इसके तल के लंबवत, माने चालक तार के तल के लंबवत, जिस तल में चालक तार है उसके तल के लंबवत बाहर की ओर या ऊपर की ओर होगी। इसलिए वैसी स्थिति में इस वृत्तीय लूप में प्रेरित धारा की दिशा किधर हो जाएगी? तब प्रेरित धारा की दिशा हो जाएगी क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त होगी, जिससे कि चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो कि इस स्थिति में, दूसरी स्थिति में ऊपर की ओर है या बाहर की ओर है, तो बंद लूप में प्रेरित धारा की दिशा इसके चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का विरोध कर सके। इसलिए धारावाही चालक तार के ऊपर स्थित वृत्तीय लूप में प्रेरित धारा की दिशा कैसी हो जाएगी? दक्षिणावर्त होगी, क्लॉक